हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेल के बारे में। इस पूरे लेक्चर में हम आज समझेंगे कि सेल क्या होता है, सेल के शेप और साइज़ क्या होते हैं और एक टिपिकल एनिमल सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। लेट्स बिगिन। पहले हम समझते हैं कि ये सेल होता क्या है। देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस यूनिवर्स में, सब क्या होते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से बने हैं। वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है सेल। तो सेल को हम क्या बोलते हैं? Cell is the structural and the functional unit of life। ठीक है, तो इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, आइए थोड़ा हम इसको समझते हैं। देखो, अगर हम कंपेयर करें जो हमारा बॉडी है, लेट्स सपोज हम ह्यूमन बॉडी से कंपेयर करते हैं। ठीक है, थोड़ा इजी होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये एक ह्यूमन बॉडी है और साथ में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कोई भी एक घर है, मान लो ये। ठीक है, ये एक बिल्डिंग है। तो ये जो घर है, जो बिल्डिंग है, ये किस चीज़ से बना है? ये बना हुआ है ईंटों से, राइट। जैसे ये घर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, वो बना है ईंटों से। सिमिलरली ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो ह्यूमन है, इसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, मतलब जिस छोटे से छोटे स्ट्रक्चर से ये बना है, उसी को हम बोलते हैं सेल। तो जैसे देखो, ब्रिक्स क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद क्या बनता है, इसमें वॉल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो 4 वॉल्स हो गए, एक रूफ हो गया, तो ये मिलके हमारा क्या बन जाता है, एक रूम बन जाता है। और हर एक रूम का एक अलग पर्पस होता है ना, लाइक बेडरूम इज़ फॉर स्लीपिंग, आपके किचन में खाना बनता है। सिमिलरली जो ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स होते हैं, ठीक है, तो सिमिलर टाइप के जो सेल्स होते हैं, वो जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो फॉर्म करते हैं टिश्यूज़। और सिमिलर टाइप के टिश्यूज़ जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं ऑर्गन्स। जैसे ह्यूमन में हमारी किडनी है, लीवर है, लंग्स है, तो सारे ऑर्गन हैं। ठीक है, और हर एक ऑर्गन का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है जो परफॉर्म करता है। इसीलिए हमने बोला, देखो पहले हमने बोला स्ट्रक्चरल यूनिट, क्यों? बिकॉज ये जो पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो बेसिकली सेल से ही बना है। इसलिए सेल को हम बोलते हैं द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। हम फंक्शनल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने ऑर्गन्स हैं, ये ऑर्गन सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और ये ऑर्गन अल्टीमेटली किस से बने हैं? सेल से, राइट। इसीलिए हमने बोला कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम बात करते हैं कि सेल का जो नंबर है वो कितने हैं, या कितने टाइप के सेल होते हैं। तो अगर मैं आपको एक एडल्ट ह्यूमन की बात करूं, तो एडल्ट ह्यूमन में आप देखोगे बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, राइट। और अगर टाइप की बात करें तो 200, अराउंड 200 टाइप्स के सेल एक एडल्ट ह्यूमन में होते हैं। और ये जितने भी सेल्स होते हैं ना, ये सेल, ऐसा नहीं कि सारे सेल का सेम साइज़ और शेप होता है, वो वेरी करता है। तो अलग अलग जो सेल होते हैं उनके शेप और साइज़ भी वेरी करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप देखो, अगर हम बात करते हैं ब्लड की, ठीक है, ब्लड इज़ अ टिश्यू। तो ब्लड के अंदर एक सेल है, दैट इज आरबीसी, या जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो इसका जो शेप है वो क्या है, इट्स रफली स्फेरिकल, और ये बाई कॉनकेव होता है। इससे क्या होता है, क्योंकि आरबीसीज को कहाँ मूव करना होता है, वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर मूव करती हैं। तो जब ये इस शेप का रहता है तो इजी होता है आरबीसीज को इन कैपिलरीज के अंदर मूव करना। सिमिलरली अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी की, डब्ल्यूबीसी क्या, दिस इज वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। ये भी एक सेल है जो ब्लड के अंदर है, राइट। अब इसका शेप देखोगे, इसका शेप डिफरेंट है। इसका जो शेप है, इसको हम बोलते हैं एमोबॉइड शेप। क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो एमीबा है, ठीक है, एमीबा जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। तो एमीबा में स्यूडोपोडियाज होते हैं, और वो क्या करता है, बहुत इजीली स्क्वीज हो जाता है। तो डब्ल्यूबीसी भी बहुत इजीली स्क्वीज हो जाता है, बिकॉज डब्ल्यूबीसी को भी कहाँ मूव करना होता है, इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर, राइट। ऑन द कॉन्ट्रारी, अगर हम नर्व सेल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो नर्व सेल्स क्या होते हैं, ये बिल्कुल ही डिफरेंट शेप के होते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग होते हैं। बिकॉज इसका पर्पस ही अलग है। इसका पर्पस क्या है कि जो ब्रेन से और किसी भी ऑर्गन तक सेंसेशन
को लाना ले जाना वो काम कौन करता है, वो नर्व सेल करता है। जैसे कि ये हम बात कर रहे हैं ह्यूमन की, ठीक है। सपोज कोई भी ये टो के पोर्शन से कोई भी सेंसेशन कोई को कंडक्ट करके लेके जाना है ब्रेन तक, फिर ब्रेन से वापस यहाँ लेके जाना है। तो क्योंकि नर्व सेल्स का काम होता है कंडक्शन ऑफ द इम्पल्सेस, तो उसी की वजह से नर्व सेल क्या होते हैं, थोड़े लॉन्ग होते हैं, राइट। तो चलो अब हम बात करते हैं कि एक टिपिकल एनिमल सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो जब हम किसी टिपिकल एनिमल सेल को स्टडी करेंगे, सो उस एनिमल सेल को हम क्या कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, देखो, जो फर्स्ट पार्ट होगा ये आपका हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेकेंड पार्ट है दैट इज नोन एज द साइटोप्लाज्म, एंड जो थर्ड पार्ट आएगा दैट इज द न्यूक्लियस। क्लियर। सो एनिमल सेल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं जस्ट फॉर कन्वीनियंट ऑफ आवर स्टडी। एक हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, दूसरा हो गया साइटोप्लाज्म, एंड द थर्ड वन इज न्यूक्लियस। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। देखो, मैं यहाँ पे एक सेल ड्रॉ कर रही हूँ। अब कोई भी एनिमल सेल का, मतलब किसी भी एनिमल का जो सेल है, वो सेल की जो आउटर कवरिंग होती है ना, दिस कवरिंग इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, लाइक दिस। ये डबल लेयर होता है और साथ में क्या होता है, इसमें पोर्स होते हैं। ये जो लेयर है, इस लेयर्स में पोर्स होते हैं। डबल लेयर है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बाई लेयर। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन किन चीज़ों से बना है उसको आप देखो। ये बनता है लिपिड और प्रोटीन से। क्लियर। इसीलिए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं इट्स अ लिपोप्रोटीन बाई लेयर हैविंग पोर्स। अब ये जो पोर्स हैं, इन पोर्स का फंक्शन क्या होता है, या फिर हम बोले ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका फंक्शन क्या होता है। देखो, सबसे पहले क्या होता है, ये सेल को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। और ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमेबल, या फिर हम उसको बोल सकते हैं सिलेक्टिवली परमेबल। ये सिलेक्टिवली परमेबल क्यों है, बिकॉज ये क्या करता है, जैसे ये सेल है तो ये सेल के बाहर का पोर्शन है और सेल का अंदर ये है आपका, ठीक है। तो सेल के बाहर से जो चीज़ों को क्या करता है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को ही वो अलाउ करता है सेल के अंदर जाने के लिए। जैसे कि वाटर है, ओके, ऑक्सीजन है, इनको वो अलाउ करता है बाहर से सेल के अंदर जाने के लिए, मतलब परमिशन देता है। और सेल के अंदर से बाहर ये निकालता है कुछ अनवांटेड चीज़ों को, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल के अंदर है वो बाहर आएगा, कोई भी वेस्ट मटेरियल है वो भी बाहर आएगा। तो ये कैसे बाहर आएगा, ये बाहर आएगा आपका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। इसलिए हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमेबल और सिलेक्टिवली परमेबल लेयर। अब आप इस पिक्चर को देखो, इसमें ये मैंने ड्रॉ किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद ये जो अंदर का पोर्शन है, यहाँ पे मैंने एक स्फेरिकल बॉडी बनाई है। इस स्फेरिकल बॉडी को बोलते हैं न्यूक्लियस। जब मैंने आपको अभी सेल का ग्रॉस स्ट्रक्चर बता रही थी तो मैंने बताया था ना, वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, बीच में हमारा साइटोप्लाज्म था, और फिर आता है न्यूक्लियस। सो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है, इसके बीच में जो पोर्शन है, लाइक ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। दिस इज नोन एज साइटोप्लाज्म। और ये जो साइटोप्लाज्म है ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या करता है, ये पूरे सेल को शेप प्रोवाइड करता है। मतलब जिस तरीके का साइटोप्लाज्म का शेप होगा, वैसे ही इस जो पूरा सेल है उसका वो वही वाला शेप वो अक्वायर करेगा। तो जिनके जितने भी सेलुलर रिएक्शंस होते हैं ना, जितने भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं, जो एंजाइम्स कैटलाइज करते हैं, वो सारे रिएक्शंस कहाँ पे होते हैं, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। साथ ही साथ जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल्स हैं, राइट। देखो, ऑर्गेनल्स का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे
हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं ना। तो ये ऑर्गन्स होते हैं और हर एक ऑर्गन का डिफरेंट फंक्शन होता है। तो जैसे बॉडी में ऑर्गन्स, वैसे ही सेल में होते हैं ऑर्गेनेल। क्लियर? तो एक एनिमल सेल में क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ठीक है, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। फिर यहाँ पे होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ, दिस आर सम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर यहाँ पे होता है गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज के बाद आपके लाइसोसोम्स आ जाते हैं। एंड और साथ में यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंड स्मूथ दोनों आ जाते हैं। अभी मैं आगे इस चीज़ को डिस्कस करूँगी। ठीक है, अभी हम समझते हैं कि ये जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये सेल ऑर्गेनेल कहाँ पे होते हैं, ये सब होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, अब हम आते हैं न्यूक्लियस पे। तो ये जो मैंने सेंटर में स्पेरिकल बॉडी बनाई है, दिस इज नोन एज न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में होते हैं डीएनए। जितना जेनेटिक मटेरियल होता है वो इसे न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं ना, न्यूक्लियस को हम बोलते हैं बुकलेट ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे छोटे छोटे बुकलेट्स होते हैं जिसमें सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं, उसी तरीके से इस सेल के अंदर का जितना भी सारा इंफॉर्मेशन है ना, वो इसी न्यूक्लियस के अंदर होता है। सेकेंडली, न्यूक्लियस क्या करता है, इस पूरे सेल की एक्टिविटी को ये कंट्रोल करता है। और थर्डली क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है, ये सिंथेसाइज करता है राइबोसोमल आरएनए को। क्लियर? अब हम देखते हैं राइबोसोम्स क्या होते हैं। तो राइबोसोम्स भी सेल ऑर्गेनेल है, और ये क्या करते हैं, ये फ्लोटिंग ऑर्गेनेल है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस किसका काम होता है, वो राइबोसोम का काम होता है। और सेल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। रिक्वायरमेंट से मेरा मतलब है जैसे कि अगर सेल ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए या फिर सेल के रिपेयरिंग के लिए प्रोटीन चाहिए, सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। इसके बाद हम आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो हमारा होता है रफ। मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ईआर लिख रही हूँ, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक हमारा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दोनों ही टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। अब इन दोनों का फंक्शन हम देखते हैं क्या है। देखो, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। तो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें एक बेसिक डिफरेंस ये होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई भी राइबोसोम अटैच्ड नहीं होते हैं, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होते हैं, ऐसे राइबोसोम्स यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं है, इसीलिए ये प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन नहीं करता है। दो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करता है, बट ये क्या करता है, लिपिड की सिंथेसिस करता है, और साथ में ये कोलेस्ट्रॉल की भी सिंथेसिस करता है। ठीक है, ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका एक और फंक्शन होता है, ये क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि सेल के अंदर जितना भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं ना, उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ब्रेक डाउन करता है। सो ये दो फंक्शंस हो गए हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। अब हम आते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, दिस आर द राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स का फंक्शन मैंने अभी आपको बताया, वो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। सो जो राइबोसोम्स यहाँ पे है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, इन राइबोसोम्स को हेल्प करता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में। क्लियर? उसके बाद क्या करता है, एक और फंक्शन है इसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जो प्रोटीन प्रोड्यूस होता है उसको वो क्या करता है, वेसिकल्स में इनक्लोज करता है। ठीक है, ये वेसिकल्स क्या है, वेसिकल्स भी हमारा एक और ऑर्गेनेल है, अभी हम आगे उसको डिस्कस करते हैं। तो ये वेसिकल्स क्या है, वेसिकल्स को आप समझ सकते हो कि सेल के अंदर का ना
ये व्हीकल है, लॉजिस्टिक काम जो है वो ये करता है। जैसे कि आप समझ लो ये ट्रक है, ठीक है। तो ट्रक है, ट्रक क्या करता है, सामान को प्रोडक्शन के बाद एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। सिमिलरली हमारे जो वेसिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं सेल के अंदर। ठीक है, क्या ट्रांसपोर्ट करेंगे, देखो जैसे ही हमारा ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हेल्प से राइबोसोम्स ने हमारी क्या फॉर्म कर दिया, इन्होंने बना दिया प्रोटीन। ठीक है, अब ये प्रोटीन हमारे कहाँ पैक हो गए, ये पैक हो गए वेसिकल्स के अंदर। और वेसिकल से मूव करके ये जाएंगे कहाँ पे, इनको पहुंचना है गोल्गी बॉडी में। अब एक गोल्गी बॉडी क्या है, गोल्गी बॉडी भी हमारा ये भी एक सेल ऑर्गेनल है। गोल्गी बॉडी को हम गोल्गी apparatus भी बोलते हैं। और ये जो गोल्गी नाम है ना, ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इस स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो गोल्गी बॉडी क्या है, इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसको हम बोलते हैं पोर्ट ऑफ द सेल, राइट। पोर्ट, पोर्ट ऑफ द सेल इसको क्यों बोलते हैं, जैसे कि देखो कहीं कोई फैक्ट्री में कुछ मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसको एक्सपोर्ट होना होता है। सो वो क्या करता है, वो पोर्ट, जैसे पोर्ट्स में आते हैं ना, पोर्ट्स में आके उनको कलेक्ट किया जाता है, फिर पैक किया जाता है, फिर वहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। सिमिलरली ये जो प्रोटीन्स के फॉर्मेशन हुए हैं ये आएंगे गोल्गी बॉडीज़ पे। तो गोल्गी बॉडीज़ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ये मेम्ब्रेन कवर्ड सैक्स होते हैं जो एक के ऊपर एक कुछ इस तरीके से स्टैक्ड होते हैं। क्लियर, ये होते हैं हमारे गोल्गी बॉडीज़। अब इसमें क्या होता है, गोल्गी बॉडीज़ क्या करता है, ये प्रोटीन को रिसीव करता है फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू दिस वेसिकल्स। अब यहाँ पे क्या करते हैं गोल्गी बॉडीज़, क्या करते हैं उन प्रोटीन्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करता है एज पर द नीड। अब मॉडिफिकेशन का मतलब होता है उसमें लिपिड्स या कार्ब्स का ऐड करके उसके शेप में थोड़ा चेंजेस लाना। ठीक है, और क्योंकि प्रोटीन जो का जो शेप है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उसके रोल को परफॉर्म करने के लिए। क्लियर, सो ये जो ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन है, अब ये क्या करता है, सेल के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है थ्रू द वेसिकल। कहाँ जाएगा, जो भी टारगेटेड डेस्टिनेशन होगा वो सेल के अंदर भी हो सकता है या सेल के बाहर भी वो जा सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी एक सेल ऑर्गेनल है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ये होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर, अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल के हर एक पार्ट को। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, यहाँ पे होता है हमारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और जब ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है सो यहाँ पे क्या होता है, देखो फॉर एन एग्जांपल जैसे ग्लूकोज है। क्लियर, अब ग्लूकोज को ग्लूकोज कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ। सो ये क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। और ये जो एनर्जी रिलीज करता है ना, ये एनर्जी होता है एटीपी के फॉर्म पे, राइट। और एनर्जी के साथ साथ ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। सो यहाँ पे जो ये एटीपी रिलीज होता है, ये एटीपी यूज होता है पूरे सेल में एज एन एनर्जी करेंसी। ठीक है, तो एटीपी को हम क्या बोलते हैं, एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एंड ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है जिसके अंदर ये एटीपीज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। So mitochondria is known as the powerhouse of the cell, and जो ATP है this is known as the energy currency of the cell। ठीक है, सो ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है ATP के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये ट्रांसपोर्ट होता है सेल में हर एक पार्ट को, राइट। सो अब हम देखते हैं लाइसोसोम्स। ये लाइसोसोम्स क्या है, ये है डाइजेस्टिव पार्ट ऑफ द सेल। ठीक है, ये क्या करता है, ये कंटेन करता है सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपने अंदर। तो जितने डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे ये यहाँ पे होंगे। और यहाँ पे क्या होता है, जो फूड है वो उसका ब्रेक डाउन होता है, राइट। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है फॉर एन एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होगा लाइसोसोम में, तो कार्बोहाइड्रेट से ब्रेकडाउन के बाद हमें क्या मिलेगा,
ग्लूकोज। सिमिलरली अगर प्रोटीन है, ठीक है, तो प्रोटीन का जो ब्रेक डाउन होगा, सो यहाँ से हमें अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? तो इस तरीके से जितना भी डाइजेस्टिव, मतलब दिस इज नोन एज द डाइजेस्टिव पार्ट ऑफ द सेल, और ये क्या करेगा, इनको जो हायर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से इनको ब्रेक डाउन करके सिंपलर में कन्वर्ट करेगा, राइट?